सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। फिर बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले जो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारा बोर्ड के लिए, मतलब सीबीएसई, आईसीएसई, सीएचएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा जो जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वो थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज रह गया उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव। दूसरा क्या है, चार्ज इज कंजर्वेटिव। और तीसरा है हमारा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्वेटिव एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखो हमारा क्या है, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। सो देखो चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्ज को जनरली हम जैसे कि हमारा जो नंबर्स को ऐड करते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे, तो चार्ज को वैसे ही हम ऐड कर सकते हैं। मगर हम कह सकते हैं कि अगर एक सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब लेट Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, उसको हम जनरली अलजेब्रा जैसे ऐड करते हैं, अलजेब्रा में 1 + 2 + 3 वैसे ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखो हम लिखते हैं, if there are n number of charges in a system that is Q1, Q2, Q3 ऐसे up to Qn, then they can be added algebraically with their signs। मतलब चार्ज हमारा पॉजिटिव है, चार्ज हमारा नेगेटिव है, कुछ चार्ज पॉजिटिव में होंगे, कुछ चार्ज नेगेटिव में होंगे, तो उसका साइन भी हम लेंगे। ओके, algebraically with their signs। with their signs। so इसे हम लिख सकते हैं, if Q be the total charge, then Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ऐसे क्या अप टू Qn। जितना हमारा चार्ज हो गया उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसका टोटल चार्ज इतना होगा। तो यहां से हम जाने किया कि हमारा जो चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सो इसको आप लिख सकते हो। सो देखो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्वेटिव। तो देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव और चार्ज इज कंजर्व, इसका मीनिंग क्या है। ऑलरेडी वी नो दैट एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ओनली इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज के मतलब चार्ज के लिए भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। मतलब जहां पे भी कंजर्व होगा यहां पे ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड होगा। ओके, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, इसको भी हम एक कह सकते हैं क्योंकि एक चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको इंफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ता है। इसको मैं बाद में प्रूव कराऊंगा जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे वार्डन कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा कि प्रूव करूंगा कि व्हाई ए चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। ए चार्ज को क्रिएट करने के लिए क्यों इंफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो मैं वहां पे ये प्रूव कराऊंगा, बाद में पढ़ेंगे। ओके,
तो ये भी हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्वेटिव। बट हमको तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे पहले ये समझने पड़ेगा कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। तो देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव मीन्स कांस्टेंट और रिमेन सेम। कंजर्वेटिव मीन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम, मतलब पहले तुम्हारा इनिशियल स्टेज में चार्ज तुम्हारा जितना होगा, आफ्टर चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज है उतना चार्ज ही रहेगा। तो देखो हम इसे बोल सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो इफ देयर इज एन isolated system, if there is an isolated system, then the total charge remains same, which is the conservative नेचर और प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव नेचर और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो देखो पहले इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए कि हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल में क्या लेता हूं, एग्जाम्पल तो मैंने बोला कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में तो तुम्हारा जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम में तुम्हारा जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, वहां पे क्या करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि हम जब साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम को टोटल आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि बाहर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सिस्टम को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे एक सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, और दूसरा क्या लेंगे हम, ग्लास रॉड। तो एक सिल्क क्लॉथ ले, दूसरा क्या, ग्लास रॉड ले ले। फिर क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन। सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन करने के बाद सिल्क क्लॉथ हो गया becomes negatively charged, negative, silk cloth becomes negative and glass rod becomes पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करें कि हम एक सिल्क क्लॉथ लिए और दूसरा क्या, एक ग्लास रॉड ले लिए। तो सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ फ्रिक्शन किए, फ्रिक्शन करने के बाद सिल्क क्लॉथ हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिल्क क्लॉथ क्या किया कि ग्लास रॉड से जो हमारा जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले आया, मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ को चला गया, इसलिए ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिव। मतलब जहां से जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हो जाता है नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो हो जाता है पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो पॉजिटिव हो गया, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या जाने, मतलब यहाँ पे देखो कि पहले इनिशियल जो स्टेज था, इनिशियली सिल्क क्लॉथ क्या था हमारा, सिल्क क्लॉथ हमारा था न्यूट्रल एंड ग्लास रॉड आल्सो न्यूट्रल। इनिशियली बोथ are in neutral, then after friction they becomes क्या, सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिव, ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव। इफ वी मिक्स देम, मतलब आफ्टर फ्रिक्शन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो ऑब्वियसली हमारा न्यूट्रल हो जाएगा।
मतलब ये देखो कि इनिशियली हमारा क्या था, इनिशियली सील क्लॉथ ग्लास रॉड न्यूट्रल में थे, हम जब इसको फ्रिक्शन नहीं किए थे, सील क्लॉथ हमारा न्यूट्रल था, ग्लास रॉड भी हमारा न्यूट्रल था। ओके, तो हम दोनों जब ये सील क्लॉथ और ग्लास रॉड को जब हम फ्रिक्शन कर दिए, सील क्लॉथ और ग्लास रॉड को जब हम फ्रिक्शन कर दिए, सील क्लॉथ हो गया नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब आफ्टर फ्रिक्शन एक हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव। तो अगर मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दूंगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग देम they becomes neutral, they becomes neutral, after mixing them they becomes neutral। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि पहले तुम्हारा जो था कि सील क्लॉथ हमारा न्यूट्रल में था, ग्लास रॉड भी न्यूट्रल में था, इनिशियली बोथ आर इन न्यूट्रल कंडीशन, देन आफ्टर फ्रिक्शन इफ वी मिक्सिंग देम मतलब सील क्लॉथ हो गया हमारा नेगेटिव, ग्लास रॉड हो गया हमारा पॉजिटिव। तो अगर हम ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो बोथ बिकम्स न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो आइसोलेटेड सिस्टम में हम जो एक्सपेरिमेंट किए, पहले वो न्यूट्रल कंडीशन में था, बाद में भी वो जो चार्ज हो गए मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो गए, अगर वो दोनों को मैं मिला दूंगा फिर भी वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब टोटल सिस्टम में तुम्हारा चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पहले न्यूट्रल में था बाद में भी न्यूट्रल हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन जहां से जहां तक गया तो वो उन दोनों को हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। और जो हम लोग पढ़े थे दूसरा, पहले इसको आप लिख सकते हो। ओके, मैं दूसरा लिखता हूं, देखो तो देखो और देखो और जो दूसरा वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can transfer from one body to other because to make the charge we need infinite amount of energy which is not possible। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और वन बॉडी टू another body। okay, because to make the charge we need infinite amount of energy which is not possible। obviously एक चार्ज को क्रिएट करने के लिए हमको infinite amount of energy रिक्वायर पड़ता है। इसको मैं बाद में प्रूव कराऊंगा कि कैसे एक चार्ज को फॉर्मेशन करने के लिए हमको infinite amount of energy रिक्वायर पड़ता है। तो ये भी हो पाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग इससे भी लिख सकते हो। तो पहला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे, समझने के बाद इसको भी हम लिखेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो। सो देखो हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टी उसका नाम क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज, पहले देखो ये जो हेडिंग है हमारा क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन मींस और क्वांटाइज मींस, क्वांटाइजेशन मींस काउंटेबल, क्वांटाइजेशन मींस काउंटेबल, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। ओके, मतलब चार्ज को भी हम काउंट कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक एटम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर
हमारा सोल्यूशन आ गया कि सोल्यूशन के मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कितना प्रोटॉन होगा, आयन ट्रांसफर भी होता है, तो वहां पे हम भी गिन सकते हैं कि हमारा इसके पास इतना चार्ज है, उसके पास उतना चार्ज है, मतलब हम गिनते हैं। अगर गिन काउंटेबल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। ओके, तो देखो इसको हम लिखते हैं चार्ज कैन नॉट हैव any arbitrary value, any arbitrary value. It is always an integer multiplier of charge of one electron. So देखो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैनॉट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, इट इज ऑलवेज an integer multiplier of charge of one electron. It is always an integer multiplier of charge of one electron. तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है क्या कि अगर एक बॉडी के पास और एक एटम के पास वो चार्ज है, मतलब उसके पास हम क्या सोचेंगे कि इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज प्रोटॉन तो हमारा फिक्स है, इलेक्ट्रॉन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है जो कि ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो अगर ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी को ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी से एक बॉडी को ट्रांसफर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास इतने नंबर ऑफ चार्ज है, और इतने नंबर ऑफ चार्ज मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसको ही बोलते हैं कि इसके पास इतने नंबर ऑफ चार्ज है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो कि चार्ज कैनॉट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, इट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीप्लायर ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कितना, क्यू, क्यू को हम इलेक्ट्रॉन का ई लिखते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू कितना ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा जो क्यू है और जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस ई और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो चार्ज इज क्वांटाइज क्या है ना, इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी के पास कितना होगा, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर एक बॉडी के पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि ये हमारा एक बॉडी है, इसके पास क्या है 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू कितना ना 3 इंटू इलेक्ट्रॉन। ये जो साइन मैंने लिया, ये साइन नेगेटिव का है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो नेगेटिव साइन लिया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, यहाँ पे अगर प्रोटॉन होता तो मैं ऐसे लेता, ये प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ई माइनस ले लिया। ओके, ई माइनस ऐसे लिखते हो, ये तो माइनस है इसका साइन, तो अगर सिंगल लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि 3e। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। अगर एक चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आया क्या आया कि Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE। यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस किसका है, वो प्लस है हमारा प्रोटॉन का, और जो माइनस है वो किसका है, वो माइनस है हमारा इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है बट साइन अलग होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हियर n इज इक्वल टू एनी इंटीजर, जैसे कि 3 नंबर है मतलब 3 लिखेंगे, तो n इज एनी इंटीजर and E is equal to charge of one electron, that is E equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये प्लस है, और प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, माइनस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए।
because proton and electron have same charge. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम चार्ज, तो इसको आप लिख सकते हो. ओके, सो जो हमारा जो 3 प्रॉपर्टीज था उसको हम डिस्कशन कर लिए. बाकी जो हमारा जो प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कशन करेंगे. तो वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास. चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास. तो देखो इसको हम अच्छे से समझेंगे. मतलब क्या? देखो, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास. तो ऑलरेडी वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग मास दैट इज 9.11 into 10 to the minus 31 kg. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 to the minus 31 kg. मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है. तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है. तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल होल यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते. तो जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफर होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करता है और एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करता है. जहां से जिसको ट्रांसफर हो गया वो हो जाता है नेगेटिव, और जिससे ट्रांसफर हुआ वो हुआ क्या? पॉजिटिव. तो यहां पे हम बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा? मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है. तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ उसका क्या होगा? मास भी ट्रांसफर हो रहा है. ओके, सो यहां पे हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट if there is transfer of electron, then the mass of electron is transferred. If there is transfer of electron, then the mass of electron is transferred. That's why charge is associated with mass. जहां पे चार्ज होगा उसके पास कंपल्सरी उसका मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, और जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? देखो हमारे पास प्रोटॉन का, पहले प्रोटॉन लेंगे. प्रोटॉन का कैसे लेंगे? प्रोटॉन का क्या है? प्रोटॉन का चार्ज है QP. कितना ना? 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. उसका मास भी है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 into 10 to the minus 27 kg. ये प्रोटॉन का मास है. ओके, फिर देखो हमें जो न्यूट्रॉन लेंगे, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का क्या? न्यूट्रॉन का भी चार्ज 0 होता है, बट उसका तो मास है ना. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही बोल सकते हैं. मतलब न्यूट्रॉन का कुछ मास है. प्रोटॉन का क्या? प्रोटॉन में देखो कि प्रोटॉन का चार्ज है, चार्ज होगा मतलब कंपल्सरी मास होगा, बट चार्ज नहीं होगा तो देयर इज मे और मे नॉट मास. अगर चार्ज नहीं होगा देयर इज मे और मे नॉट हैविंग मास. तो हम बोल सकते हैं इफ ए बॉडी हैविंग चार्ज देन इट इज नेसेसरली हैव मास, और इफ ए बॉडी हैविंग मास इट मे और मे नॉट हैव चार्ज. और भी देखो एक एग्जांपल लेंगे, फोटोन. फोटोन, तो फोटोन क्या है हमारा? फोटोन है हमारा एक एनर्जी पार्टिकल. तो मतलब इसको बोल सकते हैं फोटोन का कोई भी एनर्जी चार्ज नहीं, फोटोन हैविंग चार्ज 0. QPH लिख देता हूं. QPH मतलब फोटोन का चार्ज. ओके, तो फोटोन हैविंग चार्ज 0. ऑल्सो इट हैविंग मास ऑफ PH. MPH लिख देता हूं, मास ऑफ द फोटोन. मास ऑल्सो 0. तो देखो हम क्या बोले कि अगर एक बॉडी के पास चार्ज होगा देन इसका कंपल्सरी मास होगा. अगर एक बॉडी के पास चार्ज नहीं होगा इट मे हैविंग मास, इट मे नॉट हैविंग मास. इट मे हैविंग मास दैट इज न्यूट्रॉन का मास होगा, इट मे नॉट हैविंग मास दैट इज फोटोन का मास नहीं होगा. फोटोन इज ए मासलेस पार्टिकल, ऑलरेडी वी नो दैट.
अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे हम जान सकते हो, बाद में हम पढ़ाएंगे कि फोटोन इज ए मासलेस पार्टिकल, ऑल्सो चार्जलेस पार्टिकल, मतलब इट इज ए एनर्जी पार्टिकल। ओके, तो एनर्जी पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं है, उसका भी कोई मास नहीं है। तो अब यहां से हम कंक्लूड हो गए क्या, इफ ए बॉडी having charge, then it must have mass, but reverse is not true. Reverse is not true. Reverse is not true मतलब if a body having charge, then it must have mass, but reverse is not true मतलब if a body having mass, it means if a body having mass, then it may or may not have charge. If a body having mass, then it may or may not have charge. तो इसको आप लिख सकते हो कि पहले देखो हम क्या पढ़े कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके पास पक्का हमारा क्या होगा, मास होगा। तो मतलब चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। फिर इसका हम क्या ले लें कि एग्जांपल ले लें कि हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज है तो उसका मास भी है, और जो हमारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है बट इसका मास है, एंड प्रोटॉन का भी चार्ज नहीं है बट इसका मास भी नहीं है। मतलब यहां से हम कंक्लूड हुए क्या कि इफ ए बॉडी हैविंग चार्ज, then it must have mass, but reverse is not true, which means if a body having mass, then it may or may not have charge. तो इसको आप लिख सकते हो। सो देखो हमारा एक और भी स्पेशल प्रॉपर्टी है, चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट। चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट। तो यहां पे देखेंगे हम, हमारा जो लॉरेंज इनवेरिएंट जो वर्ड है, लॉरेंज इनवेरिएंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, देखो लॉरेंज इनवेरिएंट। तो देखो लॉरेंज इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है, अगर एक पार्टिकल होगा जो लाइट के स्पीड में मोशन करेगा, मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अगर टाइम भी लाइट स्पीड में मोशन करता है तो उसका टाइम डायलेशन होता है, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड ऑल्सो मास भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिडक्शन ऑफ मास, मास रिड्यूस होता है। ओके, तो बट हमने पढ़ा है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, मतलब चार्ज पे कोई हमारा चेंज नहीं होता, चार्ज पे कोई हमारा चेंज नहीं होता। तो लॉरेंज इनवेरिएंट मतलब अगर एक पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, देन देयर इज नो इफेक्ट। इनवेरिएंट मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम लॉरेंज इनवेरिएंट कहते हैं। तो वो रिलेटिविटी स्पीड में आता है, ओके, रिलेटिविटी में आता है, तो उसको हम वहां पे भी पढ़ेंगे। ओके, लॉरेंज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, अभी आप ये जानो कि चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹ है तो उतना ही रहेगा अगर वो लाइट के स्पीड में मोशन करे। मतलब इसको देखो हम लिखेंगे, इफ a charge moving with speed of light, then there is no effect, which means the charge remains same, which means the charge remains same। अगर हमारा एक चार्ज पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन करता है तो उसका चार्ज सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो वो अगर लाइट के स्पीड में मोशन करेगा तो उसका चार्ज सेम रहेगा। ओके, उसका चार्ज सेम रहेगा बट मास सेम नहीं रहेगा, मास सेम नहीं रहेगा क्योंकि मास रिड्यूस होता है। अगर एक पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन करता है तो उसका मास रिड्यूस होता है, मतलब रिड्यूस होके वो एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है।
हमें पता है आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन। तो वो क्या है कि अगर देखो यहां पे क्या लिखे कि इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट देन देयर इज नो इफेक्ट व्हिच मींस द चार्ज रिमेन्स सेम, मतलब वेलोसिटी चार्ज के ऊपर और स्पीड चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं देता, चार्ज सेम ही रहता है। बट द चार्ज डेंसिटी चेंज, बट द चार्ज डेंसिटी चेंज। क्योंकि डेंसिटी का बात आ गया तो वहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, वहां पे हम मास को कंसीडर करेंगे। डेंसिटी आ गया तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम मास को कंसीडर करेंगे। तो ऑलरेडी वी नो दैट देखो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ना, इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me is equal to 9.11 into 10 to minus 31 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है जिसको हम इसका क्या कहते हैं, रेस्ट मास। तो जब एक पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन करेगा, when it move with speed of light, when it move with speed of light, कितना होगा कि यार जो मूविंग मास आएगा m, मूविंग मास कितना होगा ना, m नॉट बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट ऑफ, ये हो गया रिलेटिविटी स्पीड में मास। तो ऑब्वियसली मास चेंज होगा। देखो ये हमारा क्या, रेस्ट मास, यहां पे m नॉट इज रेस्ट मास एंड m इज मूविंग मास। तो इसलिए हम बोले कि अगर एक चार्ज पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन कर रहा है तो उसका चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एक चार्ज पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन कर रहा है तो उसका मास पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मास चेंज होगा। रेस्ट मास जो है वो मूविंग मास चेंज हो जाएगा लाइट के स्पीड में, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां पे क्या होता है कि हमारा जो मास है अगर वो लाइट के स्पीड में मोशन करेगा, mc और m इज द मास, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड के लाइट के स्पीड में एक मास पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो मास पार्टिकल नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, मास पार्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन और आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, मतलब मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल लाइट के स्पीड में मोशन करेगा तो क्या होगा, वहां पे उसका जो मास है वो एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कि जब हम चार्ज पार्टिकल को लाइट के स्पीड में मोशन करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो सेम रहेगा, बट क्योंकि चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नो चेंज, बट उसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा। अगर मास चेंज हो गया तो उसका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसका डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी को जब हम बोलते हैं कि डेंसिटी क्या मास में रिलेट होता है, तो ऑब्वियसली अगर मास चेंज हो रहा है तो उसका क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट देन देयर इज नो इफेक्ट व्हिच मींस द चार्ज रिमेन्स सेम बट द चार्ज डेंसिटी चेंज, तो ये है इसका प्रूफ। तो आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो देखो चार्ज का ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज नेम इज स्पेसिफिक चार्ज, ओके, जिसका नेम है स्पेसिफिक चार्ज। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज को हम QS से डिनोट करते हैं, QS स्पेसिफिक चार्ज। तो देखो इसका मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज और इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज to its mass, it is the ratio of electric charge to its mass। इसको लिख सकते हैं कि QS is equal to Q by M QS is equal to Q by M। तो Q का यूनिट क्या है, कूलम, और M का यूनिट क्या है, M मतलब मास, kg।
तो कूलम पर केजी क्या हो गया, स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज कूलम पर केजी। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअली फिजिकली ये क्या कहता है, इसका इसके जो बिहाइंड फिजिक्स है वो क्या कहता है, फिजिक्स का मतलब देखो बिहाइंड क्या है फिजिक्स है कि इट डिटरमाइंस द, मतलब देखो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इट्स मास, मतलब पर मास तुम्हारा कितने नंबर ऑफ चार्जेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अगर हमारे पास एक पार्टिकल होगा तो वो जो पार्टिकल के पास मास होगा कि पर मास इसका कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, अगर ज्यादा चार्ज होगा तो उसका फील्ड मैक्सिमम होगा, और उसका फील्ड मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। अगर कम होगा तो थोड़ा लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, मतलब फील्ड थोड़ा कमी हो जाएगा। तो अगर पर मास तुम्हारा चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका फील्ड भी ज्यादा होगा, मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, इट क्वांटिफाइज हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज और यूनिट मास। तो देखो ये क्या बोला कि हमारे पास जो पार्टिकल है पर यूनिट मास उसके पास कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, ये स्पेसिफिक चार्ज क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके, ऑल्सो वी कैन से दैट इट डिटरमाइंस हाउ a charged particle responds to its electric field, to its electric field and magnetic field, and also influencing its trajectory। ट्रैजेक्टोरी का मतलब देखो ट्रैजेक्टोरी एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग इट्स ट्रैजेक्टोरी। तो यहाँ पे देखो ट्रैजेक्टोरी का मतलब क्या है, ट्रैजेक्टोरी मतलब जो पार्टिकल जिस पाथ में मोशन कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल और जो पार्टिकल जिस पाथ में मोशन कर रहा है उसको भी ये डिफाइन करता है। ओके, मतलब एक चार्ज के और एक पार्टिकल के पर मास, पर यूनिट मास कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो कौन डिफाइन करता है, वो स्पेसिफिक चार्ज को डिफाइन करता है। अगर ज्यादा होगा तो उसका सारे के सारे ज्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से वो रेस्पॉन्स करेगा। अगर कम होगा तो थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स करेगा। तो ये स्पेसिफिक चार्ज का फिजिकल मीनिंग है। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो। और देखो हम अगर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन की कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज, कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है कि Q बाई M। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बाय उसका मास क्या है, मतलब जिसका चार्ज उसका ही मास। ओके, पार्टिकल का चार्ज पार्टिकल का मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऑब्वियसली उसका जो मास है कितना, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा ना, -0.1758 इंटू 10⁻12 कूलम पर केजी। और इसको आप लिख सकते हो कि -1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो देखो ये जो हेडिंग मैंने दिया दैट इज ए क्वार्क्स पार्टिकल, तो ये भी एक एक्स्ट्रा है, तो इसको आप नॉलेज के दौरान पढ़ सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, और पढ़ोगे तो अच्छा आगे भी जाके इसको भी पढ़ना है। ओके, तो देखो क्वार्क्स पार्टिकल मतलब हमारे जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और जितने भी हमारे जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स वो किससे बने, वो इस क्वार्क से बने। मतलब प्रोटॉन हमारा एक चार्ज है, प्रोटॉन हमारा एक चार्ज है, देखो माने प्रोटॉन हमारा एक चार्ज है, बट वो जो चार्ज है वो भी किसी और चार्ज से बना है।
जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जितने भी नंबर हमारा एलिमेंटरी पार्टिकल्स है वो किसी चार्ज से बने हैं, मतलब एक चार्ज से बना है, कॉम्पोजिशन ऑफ चार्जेस में बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। ओके, इसको हम लिख सकते हैं तो एलिमेंटरी पार्टिकल्स like proton, neutron, etc. Like proton, neutron, etc. are made up of quarks. Are made up of quarks having charge. यहां पे लिखोगे द क्वार्क्स पार्टिकल having charge plus or minus 2/3 E. E is the size of electron and plus or minus 1/3 E. ये उसका चार्ज है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लेप्टॉन फैमिली का होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट मेड ऑफ क्वार्क्स बिकॉज इट इज ए लेप्टॉन फैमिली। एंड प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये हमारा हार्ड्रॉन्स फैमिली का है, हार्ड्रॉन्स फैमिली। देखो ये जो टॉपिक है इसको हम एलिमेंटरी पार्टिकल में पढ़ेंगे, एलिमेंटरी पार्टिकल जो बीएससी में है वहां पे पढ़ेंगे, और 12th पे अगर वो आगे चैप्टर आएगा तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसका भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि तुम्हारा जो एलिमेंटरी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल फिजिक्स, इसका भी एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो वहां पे पढ़ा दूंगा कि कौन सी पार्टिकल कितने नंबर क्वार्क से मतलब क्रिएट है, कि जो पार्टिकल का जो कॉम्पोजिशन है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। और भी एक लिख लो कि द क्वार्क्स पार्टिकल are not found in free space. The quarks particle are not found in free space. They always found in composition. They always found in composition. मतलब अप डाउन टॉप ऐसे कुछ नंबर ऑफ क्वार्क्स है जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो नॉलेज के लिए कि तुम्हारा जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे जो पार्टिकल्स है वो किससे बने हैं, क्वार्क से बने, जिसका चार्ज क्या है, प्लस और माइनस 2/3, प्लस और माइनस 1/3। एमसीक्यू के दौरान इसको आप पढ़ सकते हो। ओके, सीबीएसई में कुछ टाइम में पूछ लेता है, कि जेई में भी पूछ लेता है, नीट में भी पूछ लेता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना है क्योंकि ये लेप्टॉन फैमिली का होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये हार्ड्रॉन्स फैमिली का, हार्ड्रॉन्स, HADRONS, हार्ड्रॉन्स फैमिली। ओके, तो क्वार्क्स कभी भी फ्री स्पेस में नहीं पाए जाते, वो ऑलवेज कॉम्पोजिशन में आते हैं, मतलब अप डाउन टॉप ऐसे कुछ स्ट्रेंथ, ये कुछ क्वार्क्स पार्टिकल है जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो आप लोग ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो और एक बार भी देख लेना। ओके, थैंक यू।